वेलकम बच्चों। आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को लेकर यहाँ पर आए हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो प्लेटो पूरे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर आपके परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो प्लेटो का दार्शनिक राजा ग्रेजुएशन में जो है लगभग हर साल पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 7.5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये लिखना होता है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको उसमें क्या क्या बताना है। समझ लीजिए इसकी थ्योरी क्या है। ये समझ लीजिए कि प्लेटो ने जितना भी दर्शन दिया है, चाहे वो उसके न्याय का सिद्धांत हो, चाहे वह उसके शिक्षा का सिद्धांत हो, चाहे उसका साम्यवाद का सिद्धांत हो, ये सभी कहीं ना कहीं दार्शनिक राजा के लिए ही निर्मित है। या फिर ये समझिए कि प्लेटो के सभी दर्शन जो प्लेटो ने जो दर्शन दिया है उसकी संपूर्णता या उसकी पूर्णता इसी में निहित है कि वो दार्शनिक राजा का निर्माण कर सके। तो एक दार्शनिक राजा जो है बहुत गुणों से परिपूर्ण बता दिया है प्लेटो ने। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा है वो विवेक से बहुत ज़्यादा प्यार करे, यानी कि विवेकी हो बहुत, और अपने विवेकी होने के साथ साथ जो अन्य प्रजा में अगर कोई प्रजा में विवेकी लोग रहते हैं, किसी को विवेकवान समझता है, तो उसका आदर सम्मान करने की भी उसके अंदर भावना होनी चाहिए। न्याय को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला हो और सौम्य स्वभाव का हो, बहुत क्रूर ना हो, है ना। और तीसरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा निस्वार्थी भी होना चाहिए। वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो ऐसा कर भी नहीं पाएगा। उसका कारण यह है कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए साम्यवाद की जो है एक तरह से बंदिश लगा दी है, लिमिटेशंस बना दी है कि जो दार्शनिक राजा होगा वो साम्यवादी होगा। मैं साम्यवादी थोड़ा सा बता दूँ आपको। साम्यवादी जो है दो भागों में उसने बताया है, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और एक है परिवार व स्त्री का साम्यवाद। अर्थात जो दार्शनिक राजा होगा वह ना तो संपत्ति का संग्रह कर सकता है अपने पास, यानी कि जो एक दार्शनिक राजा के खर्चे हैं उसका रहन सहन है वो सभी राज्य उठाएगा, तो उसके पास पर्सनल अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। दूसरा, वह स्त्री और परिवार से बहुत दूर रहेगा, यानी कि वो विवाह नहीं करेगा, परिवार का निर्माण नहीं करेगा और संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ राज्य और राज्य के निवासियों के लिए ही समाप्त कर देगा। तो ये जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है ये दो भागों पर आधारित बताते हैं प्लेटो। पहला तो ये कि आत्मा के त्रिभाग की धारणा पर आधारित है और दूसरा सद्गुण ही ज्ञान है। तो आत्मा के त्रिभाग की जो धारणा है ये आप समझ लीजिए। आत्मा के त्रिभाग की धारणा से मतलब है कि प्लेटो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में या प्रत्येक मनुष्य की जो आत्मा है उसमें 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विवेक, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है क्षुधा। क्षुधा को आप यहाँ पे भूख भी समझ सकते हैं, है ना, भूख या फिर अन्य आवश्यकता। भूख यानी कि भोजन की आवश्यकता है, वस्त्रों की आवश्यकता है, निवास की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो मानव की आत्मा के उसने 3 गुण बताए हैं। दूसरी बात आप यहाँ पर समझिए, जो त्रिभाग बताया है कि जो दार्शनिक राजा होगा, तीन भाग और हैं इसके। क्या? विवेक किसके पास होगा? जो विवेकी राजा होगा, विवेकी राजा यानी कि जो विवेक का प्रयोग कर रहा है अपने काम को पूर्ण करने में, जो विवेक का उपयोग कर रहा है। विवेक का अर्थ क्या हो गया इसमें? शासन करना हो गया। विवेक का अर्थ क्या हुआ? शासन करना। ऐसे लिखते हैं, चलो। विवेक का अर्थ हो गया शासन करना। साहस का काम क्या हो गया? रक्षा करना। और क्षुधा या भूख, जब मनुष्य को भूख लगेगी, आपको घर में जो भूख लगती थी तो रसोई में जाते खाना बनाने के लिए, तो भूख का मतलब हो गया उत्पादन करना। ठीक है, विवेक से मतलब है शासन करना। देखिए, शासन वही करेगा जिसमें विवेक होगा, जिसके पास बुद्धि होगी। साहस से क्या कार्य किया जाता है? रक्षा करने का, अपनी प्रजा की, अपने परिवार की, ये सब चीजें। और तीसरा है यहाँ पर क्षुधा या भूख,
यानी कि उत्पादन करना। ठीक है, तो अब इसको तीन लोग कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? शासन कौन करता है? राजा। लेकिन प्लेटो के अनुसार सिर्फ राजा नहीं बल्कि दार्शनिक राजा। ठीक है, रक्षा कौन करते हैं? सैनिक वर्ग। और उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन। इसे नोट कर लें, फिर समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटो क्या बताना चाह रहा है कि जो विवेक है ये आत्मा के 3 गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक से क्या होता है? शासन किया जाता है। साहस से क्या होता है? रक्षा की जाती है। और क्षुधा से क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। अब ये 3 वर्ग हैं जो राज्य में निवास करते हैं, राजा, सैनिक और उत्पादक। तो अपनी अपनी गुणों और उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से ये तीनों इसके प्रतिनिधि हैं। विवेक से शासन करने का कार्य किसका है? दार्शनिक राजा का। साहस के साथ रक्षा करने का कार्य है किसका? सैनिक वर्ग का। और भूख के लिए उत्पादन करने का काम है उत्पादक वर्ग का। तो तीनों ही वर्ग अपने अपने क्षेत्र में राज्य के अंतर्गत उसका अपने गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा गुण आता है सद्गुण ही ज्ञान है। दूसरी बात, ये जो चीजें हैं ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जाएंगी कि त्रिभाग की धारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर आत्मा के कौन से 3 गुण बताए हैं? प्लेटो ने आत्मा के कौन से 3 गुण बताए हैं? तो आपको क्या बताना है? विवेक, साहस और क्षुधा। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं वहां पे। बात समझ आई? दूसरा है सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है का मतलब है कि संसार में जितना भी सत्य है, जितना भी वस्तुनिष्ठ सत्य है, उसका आधार क्या है? उस ज्ञान को हम तर्क के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। वो ये कहता है कि जितना भी संसार में ज्ञान है उसकी प्राप्ति का अगर कोई एक तरीका है तो वो है तर्क। तर्क संगत ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। आपने ये नोट कर लिया? चाहे आप उस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वास्तविकता नहीं बदलेगी। मैं ये कहूँ कि नहीं सत्य का होना बहुत जरूरी नहीं है, जीवन तो झूठ के मिश्रण से भी चल जाएगा, लेकिन मेरे और आपके मानने की बात नहीं है। जो वास्तविकता है संसार में वह यही है कि सत्य के आधार पर ही जीवन चल रहा है और तर्क के आधार पर सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो मेन बात क्या कहता है कि मनुष्य क्या चाहता है ये आवश्यक नहीं है। मनुष्य क्या चाहता है ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल सत्य का कुछ ही भाग देख पाता है। सत्य पूर्ण परिलक्षित नहीं है। पूर्ण परिलक्षित नहीं है, यानी कि मनुष्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं देख पाता। जितना उसको दिखता है वो समझता है कि बस यही सर्वस्व है, यही सारा ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि मनुष्य जो जानता है, जिसे वो राज्य का ज्ञान कह रहा है या सत्य का ज्ञान कह रहा है, वही सद्गुणी है। और इसलिए जो व्यक्ति सत्य को पूर्ण रूप से देख पा रहा है, जो व्यक्ति सत्य को पूर्ण रूप से देख पा रहा है, उसी को प्लेटो विवेकी बता रहा है। हम और आप, वो कह रहा है कि एक साधारण मनुष्य पूर्ण सत्य नहीं देख सकता। देखिए, 2 पक्षों की अगर हम बात सुनते हैं तो जिसने जितना बता दिया हमें उतना ही सत्य पता है, क्योंकि हम आपको पसंद नहीं थे। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो विवेकी राजा होगा उसके अंदर एक ऐसा गुण जरूर होगा कि वो हमसे ज्यादा सत्य की परख करना जानता होगा, क्योंकि उसके पास तर्क है, उसके पास विवेक है। और जिसके पास तर्क और विवेक है, वास्तव में उसे ही विवेकी राजा के रूप में राज्य का शासन चलाना चाहिए। राज्य के शासन की बागडोर ऐसे विवेकी और दार्शनिक राजा के हाथ में ही होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि प्लेटो जो है
प्लेटो, देखिए मैंने आपको जब उसका जीवन परिचय बताया तो मैंने आपसे बताया था कि प्लेटो सिराक्यूज भी गया था, इटली भी गया था, सिसिली भी गया था। तो वहाँ पर उसने अलग अलग तरह की शासन प्रणाली देखी। कहीं पर निरंकुश तंत्र था, कहीं पर राजतंत्र था, कहीं पर लोकतंत्र था। तो भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों का उसने अध्ययन किया और यहाँ यही जो उन समस्त शासन प्रणालियों की अगर कोई कमजोरी दिखाई दी तो उसे यही दिखाई दी कि शासन की बागडोर एक ऐसे राजा के हाथ में नहीं थी जो अपनी प्रजा और उनकी उत्पन्न जितनी भी समस्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से निराकरण कर सके। यहाँ तक कि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसने एक बार ऐसे भी कहा था कि अगर आप कोई भी व्यवसाय चुन रहे हैं, चाहे वो कपड़े सिलने का हो, चाहे वो लकड़ी का सामान बनाने का हो, तो इन सब व्यवसायों के लिए भी मनुष्य में योग्यता की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जो राजा चुने जा रहे हैं उनके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस किसी को भी वो राजा बना देते हैं। तो उसको लगता है कि अगर राजा के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समस्त गुणों से परिपूर्ण हो और वह किसी भी प्रकार के लालच में, लोभ में, मोह में फंसकर अपनी प्रजा और उसके विकास के और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। ठीक है, तो प्लेटो ने राजा के अंदर, दार्शनिक राजा के अंदर क्या क्या गुण बताए हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। दार्शनिक राजा के गुण, पहला है तो मार्कर भी नहीं चल, न्याय प्रेमी। दूसरा विवेकी। तीसरा निस्वार्थ। चौथा सौम्य स्वभाव। आप लोग दिखाई दे रहा है ठीक से? नंबर 5 आत्मनियंत्रण। अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। और आत्मनियंत्रण और क्या है, अभी मैं भूल रही हूँ। हाँ देखो, स्मरण शक्ति, और स्मरण पे ही मेरी स्मृति खराब हो गई। स्मरण शक्ति, ठीक है भाई। तो दार्शनिक राजा को उसने क्या क्या गुण बताया? न्याय प्रेमी बताया कि दार्शनिक राजा जो है किसी भी कीमत पर न्याय प्रेमी होना चाहिए, न्याय को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला राजा हो, वो किसी प्रकार का भेदभाव ना करे अपनी प्रजा में, जो सत्य है, जो सही है वो उसी का साथ दे और एक ऐसा निर्णय सुनाए जिससे जो आगे सभी के लिए सबक हो, शिक्षा हो और सभी को संतुष्टि प्रदान कर सके। ठीक है। दूसरा उसने बताया है विवेकी हो। वो न्याय प्रेमी होगा, वो तभी न्याय प्रेमी होगा जब वो विवेकी होगा। उसका विवेकी होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने विवेक का इस्तेमाल करे, सिर्फ कहीं सुनी बातों में यकीन करके अपने जीवन को या दूसरे के जीवन को प्रभावित ना हो कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया और इसी बात को वो सच मान ले और उसी से संबंधित वो निर्णय सुना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके स्वयं का विवेक इतना जागृत होना चाहिए कि वो खुद ही से फैसले ले सके और सबके साथ न्याय कर सके। तीसरा जो है उसको निस्वार्थ होना चाहिए। वो निस्वार्थ रहेगा, उसका कारण ये है कि राजा के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की जो शर्त है वो लगा दी है कि राजा का साम्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। वो परिवार नहीं बना सकता और वो विवाह नहीं कर सकता, परिवार नहीं बना सकता, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से संपत्ति का संग्रह नहीं कर सकता। तो फिर वो पैसा जोड़ना या फिर उसका स्वार्थी होना किस काम का होगा। तो जो कंडीशंस उसको लगती है कि जिसकी वजह से कोई भी राजा स्वार्थी हो सकता है और गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है, वो सभी कंडीशंस प्लेटो ने पूर्ण रूप से हटा दी। सौम्य स्वभाव हो, मतलब इतना ज़्यादा क्रूर ना हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या राजा के पास ले जाते समय डरे कि नहीं राजा तो एकदम से बहुत तेज डांटने लगेगा या गुस्सा हो जाएगा। इस तरह का उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक राजा के दरबार में जो है सभी तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान भी होते हैं, जो उसको समय समय पर दिशा निर्देशन करते हैं। तो राजा को ठीक से बातचीत करना
उसका स्वभाव ऐसा हो कि वो सभी को आदरपूर्वक बात कर सके और उनसे सलाह ले सके, तो सामने वाला जो उसको सलाह दे रहा है, उसके दरबारी हैं जो उसको दिशा निर्देशन दे रहे हैं, वो लोग भी उसके साथ बात करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए राजा की। क्यों? क्योंकि अगर राजा भुलक्कड़ होगा तो किस प्रकार से चीज़ों का सही प्रकार से निर्णय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। राजा का भुलक्कड़ नहीं होना, राजा की स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर उसने एक बार कोई वस्तु देख ली है या किसी बारे में कोई बात उसे पता चल गई है, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में अगर उससे संबंधित कोई घटना होती है कि नहीं ध्यान नहीं मेरे, मैंने तो देखा था, ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार देख लिया कि हाँ ऐसा था, मैंने तब तुम्हें देखा था या तब ऐसा हुआ था, वो सब चीज़ें राजा को याद रहनी चाहिए। दूसरा, आत्मनियंत्रण हो। राजा बहुत ज़्यादा आवेशी ना हो, आवेगी ना हो। ऐसा ना हो कि वो तुरंत ही अपना नियंत्रण खो दे और टूट पड़े बिल्कुल। तो थोड़ा सा जो है आत्मनियंत्रण उसके ऊपर होना चाहिए, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सके। ठीक है, तो ये दार्शनिक राजा का उसका सिद्धांत था। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बताइए। इसके बाद एक और बस में एक पॉइंट रह जाता है कि दार्शनिक राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बस गुणी बना दिया तो वो जो है कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं। उस पर कुछ नियंत्रण भी है, यानी कि जो उसकी शक्तियों को सीमित कर सके। ऐसी कुछ अवस्थाएं, ऐसी कुछ परिस्थितियां प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए रखी हैं जो उसको नियंत्रण में रख सके, जो उसको अनियंत्रित ना होने दे। ठीक है, दार्शनिक राजा पर प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या होंगे भाई? सबसे पहली बात कि राजा स्वामी नहीं, सेवक होगा। सबसे पहली बात, राजा इस फितूर में ना रहे कि अब वो जो है स्वामी बन गया है राज्य का, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इस भावना को हमेशा बनाए रखे कि वह सिर्फ और सिर्फ प्रजा की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है, ना कि उन पर राज करने के लिए, और उसके सभी कार्य प्रजा के हित के लिए होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, राजा को मर्यादित होना चाहिए, यानी कि राजा की जो मर्यादाएं हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए उसे। मर्यादाएं क्या? जैसे कि राज्य के ऊपर साम्यवाद, राजा के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू होता है तो राजा को उसे नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कह तो दिया है कि उसको जो है विवाह करने का अधिकार नहीं होगा और परिवार बनाने का अधिकार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि वो इस कार्य को जो है चोरी छिपे कर रहा हो, नहीं, उसे अपनी मर्यादा में रहकर ही जो है एक राजा का कार्य पूर्ण करना है। इन सब कार्यों को उसे छिपकर भी करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी। तीसरा, राजा लोकमत को अस्वीकृत नहीं कर सकता। ठीक है, राजा लोकमत को अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राज्य की जनता किसी बात को लेकर राजा के पास आती है या किसी राजा के द्वारा बनाई गई किसी नीति का विरोध कर रही है और समस्त प्रजा उसके एक साथ होकर ऐसा कर रही है, तो राजा उन पर जबरदस्ती किसी नियम को लागू नहीं करेगा, यानी कि लोकमत का उसे समर्थन करना होगा। जिधर प्रजा चाहती है, जिस प्रकार के नियम कानूनों को वो चाहती है या किसी भी ऐसी नीति का वो विरोध कर रही है जो राजा ने बना दी है या उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दी है, तो ऐसा राजा नहीं कर सकता। राजा को उसे तुरंत प्रभाव से उस नीति को वापस लेना होगा और लोकमत का सम्मान करना होगा।
बस खत्म हो गया, अभी आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिए। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता दीजिए। ये आपका दार्शनिक राजा था, यानी कि दार्शनिक राजा में क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से राजा दार्शनिक राजा के सिद्धांत को प्लेटो जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्या क्या उसने गुणों का होना आवश्यक बताया है, किस प्रकार से कौन सा उसकी आत्मा का ऐसा गुण है जो एक राजा को दार्शनिक राजा बनाने के लिए प्रभाव डाल रहा है। इन सब चीज़ों का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है और दार्शनिक राजा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उन सब का भी हमने अध्ययन किया। और आप इसे देख लीजिए, नहीं समझ